ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में बेटा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था। आगे चलते हैं, अगला लॉ करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इस लॉ का एक नाम और भी है, इसे कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के अलावा डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब ये लॉ क्या कह रहा है? every pure sample of a particular compound always contains same elements by mass। अच्छा, अब इस लॉ को स्टेटमेंट तो लिख दी, जरा इसकी एक्सप्लेनेशन भी ले लेते हैं, समझते हैं कि ये लॉ क्या कह क्या रहा है असल में। बेटा एक सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है, उस एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम होता है और इस एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए होते हैं। ये पूरा का पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पानी अगर मैं मिसाल के तौर पे अमेरिका से लूं, पानी अगर मैं इंडिया से लूं, पानी मैं अगर पाकिस्तान का लूं, ऑस्ट्रेलिया का लूं, तो अलग अलग जगह का जो ये मैंने वाटर सैंपल लिया है, तो मुझे ये बताएं कि क्या हर जगह का वाटर का फॉर्मूला एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा। एक जैसा होगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये लॉ यही कह रहा है कि जो चीजें किसी चीज को बनाने के लिए जिस तनासुब में एक दूसरे से मिलती हैं, वो तनासुब कभी नहीं बदल सकता, वो तनासुब वैसी का वैसे ही रहेगा। ये लॉ हमें बस सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा है और कुछ नहीं। क्लियर हुआ बेटा? जी सर। अच्छा, अब इस लॉ को थोड़ा सा मास की बुनियादों पर जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मासेस की बात करूं तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, 2 एटम है तो उसका मास हो गया 2। और उसके साथ रेशो, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो ये हो गया क्या, 2:16। ये हमारे पास मास हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन। सही। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन ये है हमारे पास। अब ये जो रिलेशन है इन दोनों के मासेस के बीच, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि अगर मैं 2 ग्राम ऑक्सीजन लूं तो मुझे 16 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन लूं तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 18 ग्राम वाटर बनाएगा। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन 1 ग्राम लूं तो बताओ ऑक्सीजन कितना लूंगा? जल्दी बताओ। 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा, वेरी गुड। अब बताओ प्रोडक्ट जो वाटर बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा 9 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, अगर मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 20 ग्राम ऑक्सीजन है, अब बताओ वाटर कितना बनेगा? 22 ग्राम। बेटा अभी भी 18 ग्राम ही बनेगी।
अच्छा, मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 10 ग्राम हाइड्रोजन है, अब बताओ कितना बनेगा। जल्दी बताओ बेटा। 26। नहीं बेटा, सर 18 ग्राम ही। 10 ग्राम। अब ये दो बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, समझा देता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पर तुम्हें एक कप चाय बनानी है। मुझे एक बात बताओ, देखो अमूमी तौर पर हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घरों में पूरे महीने का जो राशन होता है, सौदा जो होता है, वो एक साथ ही आ जाता है। तब वालदा जो है वो पूरे महीने का राशन एक साथ ही उठा लेती है। ये हमारे घरों की एक कॉमन प्रैक्टिस है ना। तो अब जैसे कल महीना शुरू हो रहा है, तो कल आपके पास आपकी वालदा जो है वो सौदा सल्फ ले आई, और सौदा सल्फ लाकर, एक मिनट दीजिएगा बेटा मुझे। जी बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि अब आपकी वालदा मिसाल के तौर पे कल जाके राशन ले आई पूरे महीने का। अब आप परसों खड़े हुए एक कप चाय बनाने के लिए। भाई, एक कप चाय बनाने के लिए एक कप दूध चाहिए, एक चम्मच पत्ती चाहिए, एक चम्मच चीनी चाहिए, और पूरा डब्बा भरा हुआ है चीनी का। पूरे महीने का चीनी है वो, पूरा डब्बा भरा हुआ है। अब एक चप अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक कप चाय बनाने जाओगे और चीनी का डब्बा भरा हुआ हो, तो तुम कितनी चीनी इस्तेमाल करोगे। 1 चम्मच। क्यों 1 चम्मच क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, डब्बा तो भरा हुआ है। तुम तो पूरा डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिर 1 चम्मच ही क्यों। नीड 1 चम्मच, 1 चम्मच। जितने की जरूरत होती है बेटा, इस्तेमाल उतना ही होता है। अब यहाँ जो मैंने पहला रिलेशन लिखा है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, बेटा ये नीड है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे वाटर बनाने के लिए। अब अगर मुझे 2 ग्राम मैं बोल रहा हूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन को जरूरत है 16 ग्राम ऑक्सीजन की, या उसको उल्टा करके भी बोल सकते हो, 16 ग्राम ऑक्सीजन को जरूरत है 2 ग्राम हाइड्रोजन की। तो जितनी जरूरत होती है बेटा, इस्तेमाल उतना ही किया जाता है ना। ज्यादा होने का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि आपका जितना दिल चाहे इस्तेमाल कर लो। ये जो दोनों केसेस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम ही हो रही है। देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिलेशन हमने देखा, उस वो 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी तरीके से 16 ग्राम ऑक्सीजन को 2 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। उसके लिए बाकी का जो हाइड्रोजन है वो बेकार है, क्योंकि वो उस काम का नहीं है फिलहाल, इसलिए 18-18 ग्राम ही बन रहा है। बात समझ में आई। बात समझ में आई बेटा। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो बात हो गई बेटा कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल वाटर का आ गया। अब ये जो लॉ है, सर आप लॉ में ये बात कहाँ से आ गई। देखो, लॉ में जो उसने बात कही ना कि उसका जो भी कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। वो एलिमेंट्स चेंज होने का मकसद यही है कि उसका वजन भी तब्दील नहीं होगा, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड एक फिक्स मामला है वो वही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गई, लॉ क्लियर हो गया बेटा। बेटा लॉ समझ में आया। जी सर, समझ आ गया। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्या है, बर्जिलियस एक्सपेरिमेंट है। एक साइंटिस्ट थे जे बर्जिलियस, जिन्होंने इस लॉ को वेरीफाई किया। कैसे किया, एक एलिमेंट था लेड, उसका रिएक्शन करवाया उन्होंने सल्फर के साथ, नतीजतन एक कंपाउंड बना जिसका नाम था लेड सल्फाइड। ठीक है। अच्छा, लेड उन्होंने लिया था 10 ग्राम्स और सल्फर उन्होंने लिया था 1.56 ग्राम। नतीजे में लेड सल्फाइड बना 11.56 ग्राम।
ये तो इन्होंने एक बार कर लिया। अब दोबारा इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करवाया, लेकिन अब कंडीशन में थोड़ा सा चेंज लाए। अभी भी इन्होंने लेड सल्फाइड लिया, लेड, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, लेड लिया 18 ग्राम, सल्फर इन्होंने उतना ही लिया 1.56 ग्राम। बताओ लेड सल्फाइड कितना बनेगा? बताओ बेटा। 19.56 ग्राम। नहीं बेटा, लेड सल्फाइड 11.56 ग्राम बनेगा। अभी तो समझाया भाई। 1.56 ग्राम सल्फर को सिर्फ 10 ग्राम लेड की जरूरत है, तो वो 10 ग्राम के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। 10 से ज्यादा लूंगा तो वो उसके लिए बेकार है। जो बाकी का 8 ग्राम लेड होगा वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है, लेड और सल्फर है। दोबारा इन्होंने एक और मरतबा ये एक्सपेरिमेंट कराया। अब इन्होंने क्या चेंज किया, लेड लिया 10 ग्राम, सल्फर लिया 5 ग्राम। अब बताओ लेड सल्फाइड कितना बनेगा? 11.56 ग्राम। 11.56 ग्राम ही बनेगा। जो बाकी बचा हुआ सल्फर होगा कितना, 3.44 ग्राम। ओहो, मैंने ऊपर लिख दिया। तो बाकी बचा हुआ सल्फर होगा वो अनरिएक्टेड रहेगा, 3.44 ग्राम्स, वो हमारे पास अनरिएक्टेड रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझसे ये कहता है सर ये इसका मतलब तो ये हुआ कि इस रिएक्शन में हम कभी भी 11.56 ग्राम से ज्यादा लेड सल्फाइड नहीं बना सकते। तो नहीं बेटा, 11.56 से ग्राम से लेड सल्फाइड ज्यादा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बना नहीं सकते, मैं ये समझा रहा हूँ कि जिस चीज को जितनी जरूरत है वो उतना बनाएगा। अब तुम्हें अगर लेड सल्फाइड ज्यादा बनाना है ना, तो तुम्हें लेड की अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी और लेड के साथ साथ सल्फर की अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी, तो जाकर लेड सल्फाइड की भी ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आएगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम स्टैंडर्ड वाला रखोगे, यानी कि 10 ग्राम लेड रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है 10 ग्राम को जितने सल्फर की जरूरत है वो उतना इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से स्टैंडर्ड वाला सल्फर तुम रखोगे तो स्टैंडर्ड वाले सल्फर को जितने लेड की जरूरत है वो उतना ही इस्तेमाल करेगा, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? बेटा बात समझ में आई? जी। इसके बाद अगला लॉ देखिए,
अच्छा भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा 1803 में डेल्टन ने दिया था। अब देखो ये लॉ क्या कह रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझना। देखो इस दुनिया में एलिमेंट्स की तादाद ना 118 है और कंपाउंड्स की तादाद 30 करोड़ से भी ज्यादा है। तो यानी कि इतनी कम तादाद से इतनी ज्यादा तादाद में कंपाउंड्स बनाना कोई आसान बात तो होगी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो ही एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलकर अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना दे, तभी तो इतनी बड़ी काउंटिंग बन रही है। 118 एलिमेंट से 30 करोड़ से ज्यादा कंपाउंड बनना तो नामुमकिन है। तो ये लॉ ऐसी चीजों पर है। डेल्टन साहब ने कहा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन की। अब जैसे एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से वाटर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक और कंपाउंड होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसमें भी वही दो एलिमेंट्स हैं। डेल्टन ने कहा कि कभी अगर ऐसा हुआ तो इनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरे का चेंज होगा। देखो कैसे, इधर कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, इधर कार्बन का मास 12, दो ऑक्सीजन एटम का मास 32। अब यहां देख लो, इधर कार्बन का मास फिक्स है, मास चेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। 16 से कितना हो गया 32, तो डबल हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 1 16, 16 2 32। इधर आओ, हाइड्रोजन के दो एटम्स का मास 2 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, हाइड्रोजन के दो एटम का मास 2 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का दो एटम का मास 32 होता है। देखो अगेन, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, चेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। 16 1 16, 16 2 32। ये कह रहा है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन, कि एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, दूसरे का चेंज होगा, और चेंज भी कैसे होगा, उसी के मास के टेबल के हिसाब से, मतलब उसी के एटॉमिक मास के टेबल के हिसाब से। 16 1 16, 16 2 32, कोई और एलिमेंट होगा तो उसी के मास का टेबल चलेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन दोनों लॉज में? जल्दी बोलो, बोलो बेटा। नो सर। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह।